प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पूर्णांक पाठ में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करें। प्रश्नावली 1.4 में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। ठीक है, मैं प्रश्नों को लिख दे रहा हूं और आप हम लोग इस पर विचार करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि -28 को भाग देंगे 7 से, परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा -4, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह होगा। हम लोग बी प्रश्न देखें, सॉरी हम लोग सी प्रश्न देखते हैं। बी आसान है, बी आप हल कर लेंगे। मैं जिन प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ वो प्रश्न आसान है, आप उन प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। और यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे मेरे चैनल पे आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए सी प्रश्न लोग देखें। सी है कि -56 भाग -8, तो यहाँ दोनों ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए दोनों ऋणात्मक चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह से भाग देंगे तो परिणाम धनात्मक होगा और उत्तर आएगा 7। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि यहाँ है 15 भागा बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ के भीतर है -4 जोड़ 3 बड़ा कोष्ठ बंद, ये इसका परिणाम। बच्चों, जब भी ऐसे सवाल रहे आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग छोटा कोष्ठ के भीतर हल करेंगे फिर बड़ा कोष्ठ के पास आएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको 15 भागा बड़ा कोष्ठ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटा कोष्ठ हटाएंगे तो -4 है और यहाँ +3 है, इसलिए यहाँ हमको परिणाम प्राप्त होगा -1। और फिर हम अगला स्टेप अगला पढ़ेंगे। 15 भाग -1, यानी कि 1 से भाग देंगे 15 में, परिणाम हमको मिलेगा -15। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एफ सवाल है 0 यानी कि 0 भाग -11। बच्चों, आपको याद रखना है कि जब भी हम 0 में किसी ऐसे पूर्णांक से भाग देंगे जो 0 नहीं होगा, यानी 0 से अलग दूसरे किसी पूर्णांक से अगर हम 0 में भाग देंगे तो परिणाम 0 आएगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि इसका उल्टा होता, यानी कि -11 को हम 0 से भाग देते, तो वैसी स्थिति में उत्तर हम लिखते कि परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। मतलब कि जब कोई ऐसा पूर्णांक हो जो कि 0 न हो या 0 हो भी, तो उसको अगर हम भाग देते हैं 0 से भाग देने पर परिणाम परिभाषित नहीं होता है। आगे यह काम आएगा आपके। अगला हम देखते हैं एच प्रश्न। एच प्रश्न है बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ के भीतर है -6 और फिर गुना का चिन्ह है 5, फिर बड़ा कोष्ठ बंद है, फिर भाग है, भाग का चिन्ह है, और फिर बड़ा कोष्ठ है, छोटे कोष्ठ के भीतर -2 है और +1। अब आपको इसको हल करना है तो आप हल करेंगे। यहाँ देखिए -6 है और ये 5 है, माइनस है यहाँ प्लस है, गुना होकर हो जाएगा -30। भाग का चिन्ह ये आ गया और इन दोनों को कोष्ठ के भीतर -2 है और ये 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे -1, और फिर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना करने पर भी प्लस होता है और भाग करने पर भी प्लस होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 30। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हल हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलें। दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए।
रिक्त स्थानों को भरिए। खाली जगह है, आपको रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरना है। इसमें जो सवाल है वो पहले हम जी बना रहे हैं क्योंकि बाकी का प्रश्न आसान है। यहाँ दिया है -48 भागा, यहाँ खाली जगह है और यहाँ दिया है 4, यानी आपको ध्यान रखना है यहाँ माइनस है, ऋणात्मक पूर्णांक है और यहाँ उत्तर हमको धनात्मक आ रहा है, इसलिए हम जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे पहले हम ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह को ऋणात्मक चिन्ह से भाग देंगे तो धनात्मक आएगा। और आप जानते हैं कि 48 को हम कितना से भाग दें कि 4 आ जाए, तो आपको यहाँ लिखना होगा 12, यानी -12 से अगर हम भाग देंगे -48 को तो ये परिणाम 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लेंगे H दूसरा का। यहाँ खाली जगह है और यहाँ भाग का चिन्ह है, फिर है 6 और बराबर है -5, यानी कि यहाँ परिणाम में ऋणात्मक है लेकिन हम भाग दे रहे हैं धनात्मक पूर्णांक से। कितना में भाग देंगे धनात्मक से? स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक कह रखेंगे और धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो परिणाम हमारा धनात्मक आएगा, इसलिए हम यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक रखेंगे। और अब आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ ऋणात्मक होगा तभी हमारा परिणाम ऋणात्मक आएगा। तो कितना में हम 6 से भाग देंगे कि परिणाम हमको 5 आएगा? आप जानते हैं कि 30 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो परिणाम 5 आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -30 भागा 6 बराबर 5। आइए हम लोग ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है बच्चों कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य और असत्य बताना है आपको। सही या गलत कौन सा है, तो सही होगा उसके सामने सत्य लिखेंगे, जो गलत होगा उसके सामने असत्य लिखेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पहले ये सवाल ये है कि -10 भाग 0 बराबर 0। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हम 0 से किसी भी पूर्णांक में भाग दें, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए चूंकि यहाँ उत्तर 0 दिया है इसलिए ये गलत है, इसलिए हम लिखेंगे असत्य। आइए हम लोग देखते हैं बी प्रश्न। बी प्रश्न है कि 0 भाग -8 बराबर 0। बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चूंकि हम 0 में भाग दे रहे हैं, 0 से भाग नहीं दे रहे हैं, 0 में भाग दे रहे हैं, तो 0 में जब हम किसी भी पूर्णांक से भाग देंगे तो परिणाम हमको 0 प्राप्त होगा, यह सत्य है। आइए हम लोग देखते हैं सी जो है वो कह रहा है कि 0 भाग 0। अब बताइए परिणाम क्या होगा? 0 भाग 0, ये कह रहा है कि 0 होना चाहिए, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम 0 से भाग दे रहे हैं और जब हम किसी भी पूर्णांक में 0 से भाग देंगे तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये असत्य है। रिजल्ट इसका नहीं आता है, इसलिए हम इसको असत्य कहेंगे, ये असत्य है। आइए हम लोग देखते हैं ई है कि 6 भाग 3 पोस्ट में है बराबर 3 भाग 6, ये भी दूसरा पोस्ट में है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 6 को हम भाग देंगे 3 से और 3 को भाग देंगे 6 से तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं होगा, क्योंकि 6 को आप भाग देंगे 3 से तो परिणाम 2 आएगा और 3 को जब आप भाग देंगे 6 से तो यहाँ ये आएगा 1/2 या 3/6 जिसको हम लोग कहेंगे, यानी ये 2 आएगा और ये आएगा 1/2, इसलिए परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए हम इसके लिए भी लिखेंगे कि ये असत्य है। इसी तरीके से ये तीसरा प्रश्न भी हल हो गया बच्चों। अगला प्रश्न चौथा और पांचवा प्रश्न, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसान है। आप इन चौथा और पांचवा प्रश्न को अपनी कॉपी में आप घर पे बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए
+3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी कि सही, अगर कोई टेस्ट हो रहा है और उसमें कोई विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है तो उसके लिए +3 उसको दिया जा रहा है सही उत्तर के लिए, और अगर उसने गलत उत्तर दिया तो उसके लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं। यानी सही उत्तर के लिए +3 और गलत उत्तर के लिए -2। यदि वह विद्यार्थी प्रश्न को हल करने का कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता है, तो उसे कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 में पहला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी है शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। सवाल है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 20 अंक, और उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। अब चूंकि 12 प्रश्न उसने सही किए थे, इसलिए सही प्रश्नों के अंक उसको कितने मिले, सही प्रश्नों के अंक, यानी सही प्रश्नों के जो सही उत्तर दिए उसने, सही उत्तरों के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि सही उत्तरों के अंक, प्रश्न नहीं, यहाँ लिख सकते हैं कि सही उत्तरों के अंक। अब सही उत्तरों के अंक उसको प्राप्त हुए हैं क्योंकि उसने 12 उत्तर सही किए थे, इसलिए उसको मिलना चाहिए 12 गुने +3, 12 गुने +3, यानी उसको कुल मिलना चाहिए 36 अंक, लेकिन उसको अंक प्राप्त हुए 20। यानी कि उसको जो उसने गलत प्रश्न किए उसके उत्तर उसके काट लिए गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गलत उत्तरों के अंक, गलत उत्तरों के अंक कितने हुए, तो 36 घटाव 20, क्योंकि उसको मिलने चाहिए था 36 अंक, लेकिन उसको प्राप्त हुए कितने, 20 अंक। यानी कि गलत उत्तरों के उसको 16 अंकों का नुकसान हुआ। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कितने उसने गलत प्रश्न किए थे। तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर आप लिखेंगे जो उसको गलत उत्तरों के अंक मिले 16, और उसमें प्रति प्रश्न -2 अंक काटे जा रहे थे, इसलिए 16 भाग -2, यानी इसको हम लोग लिखेंगे -8। और चूंकि प्रश्न माइनस ऋणात्मक नहीं होंगे, इसलिए हम लिखेंगे कि गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 8। आइए इसमें एक और प्रश्न है, ये पहला प्रश्न था 6 का। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि मोहिनी, एक दूसरी विद्यार्थी है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके कुल 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कुल कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोहिनी को, ये दूसरा प्रश्न है 6 का, मोहिनी को कुल प्राप्त अंक हैं, कुल प्राप्त अंक उसे कितने मिले, -5, और सही उत्तरों के लिए उसका कितना अंक मिलना चाहिए, सही उत्तरों के अंक, सही उत्तरों के अंक, क्योंकि उसने 7 प्रश्न सही किए थे, इसलिए उसे 7 गुने +3 ये उसको अंक मिलना चाहिए, यानी कि 21 अंक +21, इसको हम लोग कह सकते हैं धनात्मक। सही उत्तरों के अंक उसको मिलना चाहिए 21, लेकिन उसको अंक प्राप्त हुआ
ऋणात्मक 5 -5, तो गलत उत्तर हुए, कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर उसने दिए, इसलिए गलत उत्तरों के अंक देखिए गलत उत्तरों के अंक क्या होंगे, गलत उत्तरों के अंक होंगे -5 में से हम इसको घटाएंगे 21 को, तो गलत उत्तरों के अंक हो गए -26। गलत उत्तरों के अंक हो गए -26, यानी कि गलत उत्तरों की प्रश्न है कि गलत प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तरों वालों प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर होगा -26 भाग, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बटा -2, -2 से हम भाग देंगे और परिणाम हमको प्राप्त होगा -26 को भाग देंगे, देखिए यहाँ हमको 13 आता है, यानी कि 13 प्रश्न जो हैं वह उसने गलत किए और उसको अंक जो है वो प्राप्त हो गए -5। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न संख्या 6 खत्म हो गया। आइए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर ₹1 का लाभ अर्जित करता है, मतलब वो एक कलम बेचता है और उसको ₹1 का लाभ होता है, और चूंकि उसके पास पुरानी पेंसिलों का स्टॉक है, वो पुरानी पेंसिल जो बेचता है प्रति पेंसिल उसको 40 पैसे का हानि उठाना पड़ता है। तो प्रश्न है कि अक्टूबर महीने में उसने ₹5 की हानि उठाई, उसने इस अवधि में 45 कलमें बेची, तो बताइए कि उसने कितनी पेंसिलें बेची। आइए हम लोग देखते हैं कि 7वां प्रश्न है, एक कलम बेचने पर उसे ₹1 का लाभ होता है, एक कलम बेचने पर, और एक पेंसिल बेचने पर लाभ होता है किस पे, कलम बेचने पर। एक कलम बेचने पर, एक कलम पर लाभ उसको है ₹1 का लाभ होता है, और यदि वह पेंसिल बेचता है एक पेंसिल, तब क्या होता है कि एक पेंसिल बेचने पर उसे 40 पैसे का नुकसान होता है, यानी हानि होता है, 40 पैसा हानि होता है, उसे 40 पैसे की हानि होती है। अब मान लीजिए अक्टूबर महीने में, प्रश्न ये है, इसका 2 प्रश्न इसमें, पहला प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ अभी, कि अक्टूबर महीने में उसने ₹5 की हानि उठाई, यानी उसका हानि हो गया अक्टूबर महीने में, हानि बराबर ₹5। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, वो कह रहा है प्रश्न में कि 45 उसने कलम बेची, यानी कि कलम की बिक्री माने बेचा गया, 45 कलम उसने बेचा, तो लाभ क्या होगा, क्योंकि ₹1 लाभ होता है एक कलम पर, इसलिए उसका लाभ होना चाहिए 45 कलम पर ₹45 का लाभ होना चाहिए, लेकिन उसको लाभ नहीं होता है, पूरे महीने में हानि हो जाती है, कितने की, ₹5 की उसको हानि होती है, यानी उसका कुल हानि जो है वो कितना हुआ था, ये तो वास्तविक हानि हुआ ₹5 का, लेकिन कुल हानि कितना हुआ था, तो कुल हानि होगा ये ₹45 और ये ₹5, यानी कि कुल हानि हो गया उसको 45 और प्लस 5, यानी ₹50 का उसको हानि हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कि उसने कितना पेंसिल बेचा कि उसको हानि हो गई ₹50 की। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम ₹50 को पैसे में बदलें तो वो ये 5000 पैसे हो जाएगा, क्योंकि ₹1 में 5000 पैसे होते हैं,
और इसको चूंकि एक पेंसिल बेचने पर उसको 40 पैसे का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, इसलिए कुल नुकसान में से हम एक पेंसिल के नुकसान को भाग दे देंगे और जो परिणाम आएगा आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा और 4 से जब हम भाग देंगे 500 को तो हमको प्राप्त होगा 125, यानी कि 125 पेंसिल जो है उसने 125 पेंसिल उसने बेचा नुकसान में 40 पैसे प्रति पेंसिल की दर से। इसका कि नुकसान उसको हुआ 50 रुपए और चूंकि 45 रुपए उसने लाभ कमाए थे इसलिए उसका कुल नुकसान 5 रुपए का हुआ। वास्तविक नुकसान, वास्तविक हानि 5 रुपए की होगी बच्चों। इस तरीके से हम लोग साधना का पहला प्रश्न हल कर लिए। दूसरा प्रश्न जिसमें है वो आसान है, आप उसको हल कर लेंगे आसानी से। आइए इस तरीके से प्रश्नावली 1.4 आज खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो अगले वीडियो की जब नया वीडियो जारी किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।